गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, यह यूजीसी नेट के अलावा एचटेट, सीटेट सब में यह टॉपिक काम आएगा। तो बच्चों यह अच्छे से कर लेना। राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा क्या होती है? राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा का अर्थ है राज की भाषा, अर्थात सरकारी कार्यों में, कामकाज में जो भाषा प्रयोग की जाती है, संविधान की तरफ से स्वीकृत भाषा जो कि सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। और राष्ट्रभाषा क्या होता है? राष्ट्रभाषा होती है राष्ट्र में जो राज्य है, प्रदेश है, मीन्स राष्ट्र की जनसंख्या का बड़ा भाग, अधिकतर भाग जो जिस भाषा का प्रयोग करता है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है, या वहां की जनसंख्या का ज्यादातर भाग जो भाषा का प्रयोग करते हैं, राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जो पुराने समय में राजा और नवाबों का जो समय था, उस समय में जो राजभाषा होती थी उसको दरबारी भाषा कहते थे। कौन सी भाषा कहते थे? दरबारी भाषा। दरबारी भाषा कहते थे। तो 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा, राजभाषा का दर्जा मिला था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था। राजभाषा का दर्जा मिला था। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 जनवरी। तो हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस। आगे हम करेंगे भारत के जो संविधान है उसके भाग 17, भारतीय जो संविधान है उसका भाग जो 17 है, भारतीय संविधान
का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। इसका जो शीर्षक है वो ही है राजभाषा। राजभाषा से संबंधित है। तो इसमें 4 अध्याय है। 4 अध्याय हैं। और यह अनुच्छेद 343 से 351 में बंटा है। 343 से 351 का वर्णन है। भाग 17 जिसका शीर्षक है राजभाषा, और यह 4 अध्याय में बंटा है। और अनुच्छेद 343 से 351 तक इसमें वर्णन है। तो इसके जो 4 भाग हैं, फर्स्ट जो भाग है उसमें 343, 344 अनुच्छेद 343 और 44 आते हैं। और इसमें संघ की भाषा का वर्णन है। संघ की भाषा का वर्णन है। केंद्र की जो भाषा है उसका वर्णन है अनुच्छेद 343 और 44 में। सेकंड भाग में है प्रादेशिक 345, 346, 347 अनुच्छेद में प्रादेशिक भाषा का वर्णन है। प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषाएं का वर्णन है। कौन से अनुच्छेद में? 345, 46 और 47 में। और तीसरे अध्याय में क्या है? 348 और 349 अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय संबंधी भाषा का वर्णन है। उच्चतम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित भाषा का वर्णन किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 348 और 349। और चौथे अध्याय में है 350 और 351 अनुच्छेद में विशेष निर्देश दिए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं। यह विशेष निर्देश से संबंधित है। तो इस तरह से भारतीय संविधान का भाग 17 में यह राजभाषा शीर्षक है। 17 भाग जो राजभाषा शीर्षक से संबंधित है, मीन्स इसका शीर्षक ही राजभाषा है। और इसमें 4 अध्याय हैं। अनुच्छेद 343 से 351 तक इसमें वर्णन किया गया है, जो कि 4 अध्यायों में अलग अलग बंटे हुए हैं। अनुच्छेद 343-44 में संघ की भाषा का वर्णन है। और सेकंड अध्याय में 345, 346, 347 अनुच्छेद आते हैं, जिसमें प्रादेशिक भाषा का वर्णन है। और तीसरे अध्याय में 348 और 349 अनुच्छेद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित भाषा का वर्णन है। और चौथे अध्याय जो है वो 350 और 351 अनुच्छेद से संबंधित, और इसमें विशेष निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह से यह जो चौथा अध्याय है वो 343 से 351 अनुच्छेदों में बंटा हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी कुल? उस समय 14 भाषाएं थी। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी और 1967 में 21वें संशोधन द्वारा 21वां संशोधन द्वारा एक भाषा और शामिल की गई। एक भाषा और शामिल की गई, कौन सी? सिंधी भाषा। 1967 में 21वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया। किया गया 1967 में 21वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया। ठीक है। उसके बाद है 1992 1992 में 71वां संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को और ऐड किया गया। 3 भाषा, कौन कौन सी भाषा थी? 3 भाषा, नेपाली, कोंकणी और भोजपुरी। जिसको हम नमक द्वारा याद कर सकते हैं। नमक नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी है, नोट भोजपुरी, मणिपुरी। नेपाली, ये ऐसे भी लिख लो सीक्वेंस में, मणिपुरी और कोंकणी। तो इसको हम नमक द्वारा याद कर सकते हैं। 1992 में 1992 में 71वें संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को और शामिल किया गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जिसको हम नमक द्वारा तीनों भाषाओं को याद कर सकते हैं। और इसके बाद 2003 में 92वां संशोधन था, 92। इसको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि इन दोनों को प्लस करके 92 आएगा। ठीक है। 2003 में 92वें संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को और शामिल किया गया। 4 भाषा को और शामिल किया गया। बोडो, संथाली, डोगरी और बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली।
यह 4 भाषाएं थी। तो पहले कितनी थी? 14। एक ये ऐड कर ले 15, फिर 3 ऐड होगी और फिर 4, तो टोटल कितनी होगी? 22 भाषाएं। तो इस तरह से आज भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। पहले जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 1992 में 71वें संशोधन द्वारा 3 भाषाओं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा को फिर ऐड किया गया। और फिर 2003 में 92वें संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को शामिल किया गया, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। तो इस तरह से टोटल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में आज हमारे भारतीय संविधान में हैं। तो अलग अलग संशोधन द्वारा भी पूछ सकते हैं कि कौन सी भाषा कौन से संशोधन द्वारा ऐड हुई, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उसमें से भी पूछ सकते हैं कि यह कौन सी भाषा इसमें है या इनमें से कौन सी भाषा नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह हम ये भाषाएं 22 भाषाएं एक ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। बावड़े, मामा, काका, सास, बावड़े, मामा, काका, सास, उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। आसमान में उड़ाते हैं। तो यह इस ट्रिक के माध्यम से हम बाकी 22 भाषाओं को याद कर सकते हैं। बावड़े, बोडो, बावड़े से है बोडो, बंगाली, डोगरी, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कन्नड़, वैसे बोडो, बंगाली, डोगरी, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कन्नड़, से संथाली, सिंधी, उर्दू, गु से गुजराती, पंजाबी, त से तेलुगु, म से मणिपुरी, को से
कश्मीरी, कश्मीरी, आसमी, असमी, न से नेपाली, मैं से मलयालम हो गया, मैथिली होगी, मराठी, मराठी, फिर है उसे उड़िया, उड़िया, है से हिंदी, हिंदी, और तय से है तमिल, तमिल, सिंधी हो गया, बोडो, बंगाली, डोगरी, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कन्नड़, संथाली, सिंधी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, मणिपुरी, कश्मीरी, आसमी और मराठी, उड़िया, तमिल और हिंदी। तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से हम यह 22 भाषाएं लर्न कर सकते हैं। और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी भाषा 8वीं सूची में दी गई 22 भाषाओं में इनमें से कौन सी भाषा नहीं है, या इनमें से कौन सी भाषा है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आ जाता है। और यह HTET, CTET और नेट के एग्जाम तीनों में ही इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो यह थी 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं का वर्णन। तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। बाद में फिर 1, 3 और 4 ऐड होकर यह 22 भाषाएं हो गई। अब आगे हम करेंगे अनुच्छेद 120 और 210 के बारे में। अनुच्छेद 120 और 210 के बारे में। क्या है 120 और 210? तो 120 है संसद की भाषा से संबंधित, संसद की भाषा से संबंधित। और यह है विधानसभा, सभा, विधानमंडल, विधानमंडल या विधान परिषद और विधान परिषद, परिषद से संबंधित भाषा से। यह संसद से संबंधित है, संसद संबंधित भाषा से है, और यह विधानमंडल या विधान परिषद की भाषा से संबंधित, भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210। तो राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में जो हुआ, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। इसकी अध्यक्षता बीजी खेर, बाल गंगाधर
खेर द्वारा की गई। खेर द्वारा की गई। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर खेर ने। और इसमें 20 सदस्य मनोनीत किए गए। 20 सदस्य मनोनीत किए गए। 20 सदस्य मनोनीत किए गए और 19 रिपोर्ट सिफारिशें थी इसमें। 19 सिफारिशें थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर खेर द्वारा की गई थी और 20 सदस्य मनोनीत किए गए थे इसमें कमेटी के, और 19 सिफारिशें थी, रिपोर्ट थी जो 1919 सिफारिशें थी। और उसके बाद है राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम। उन्नीस सौ सतासठ। राजभाषा अधिनियम 1967। इसमें क्या था? हिंदी भाषी जो लोग थे उनको हिंदी अपनाने पर बल दिया गया था। क्या था इसमें? हिंदी भाषी लोग जो थे, हिंदी भाषी लोगों को हिंदी अपनाने पर बल दिया गया था। अपनाने पर बल दिया गया था या जोर दिया गया था। कौन से अधिनियम में? राजभाषा अधिनियम 1967 दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है राजभाषा नियम। राजभाषा नियम यह था 1976। राजभाषा नियम कब पास हुआ था? 1976। इसमें राज्यों को 3 भागों में बांटा गया था। राजभाषा नियम 1976। राजभाषा नियम 1976। इसमें राज्यों को 3 भागों में बांटा गया था। कै, खे, गे। 3 भागों में बांटा गया था। कै, खे और गे। तो इसमें क्या कहा गया था? जो कै है, इसमें हिंदी भाषी 10 राज्य आएंगे। हिंदी भाषी 10 राज्य आएंगे। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और है राजस्थान।
राजस्थान, बिहार, ये 10 राज्य हैं। ये 10 राज्य क्या थे? ये हिंदी भाषी राज्य है। तो यहाँ पर जो पत्रों का आदान प्रदान कह सकते हैं या भाषा का प्रयोग, हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता था। ये हिंदी भाषी प्रदेश है और यहाँ पे जो विचारों का, पत्रों का आदान प्रदान, सरकारी कार्यकाज के लिए वो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता था। और ख भाग में क्या था? हिंदी के साथ मातृभाषा, मातृभाषा या हिंदी के साथ, हिंदी में पत्र लिखने के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखा जाता था, मातृभाषा या इंग्लिश में। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। यह राज्य, यह क्षेत्र आएगा। इसमें क्या, हिंदी के साथ साथ पत्र व्यवहार था, उसमें इंग्लिश या मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद शेष बचे जो राज्य हैं, शेष राज्यों में मातृभाषा या इंग्लिश, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से आज हमने राजभाषा नियम 1976 के बारे में पढ़ा और इससे पहले 1967 अधिनियम का पढ़ा और उससे पहले 55 के बारे में पढ़ा। तो जो राजभाषा नियम 76 है, इसको 3 भागों में बांटा गया है और जो कै भाग है उसमें ये 10 हिंदी भाषी राज्य है, इसमें हिंदी भाषा में पत्र व्यवहार होगा। और इसी तरह ख में हिंदी और साथ साथ मातृभाषा या इंग्लिश, हिंदी में पत्र लिखने के साथ साथ उसका इंग्लिश में भी लिखा जाएगा। तो उसमें कौन कौन से? पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, ये सब क्षेत्र आएंगे। इसी तरह गै में जो बाकी शेष बचे जो राज्य हैं, उस सब में अंग्रेजी का प्रयोग होगा। तो इस तरह से आज हमने राजभाषा 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के बारे में और इसके साथ साथ हमने यह अधिनियम के बारे में अनुच्छेद 120 और 210 के बारे में पढ़ा। तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एचटेट, सीटेट, नेट तीनों एग्जाम के अलावा भी कंपटीशन के एग्जाम जिसमें हिंदी का पार्ट आता है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इनको ध्यान से और अच्छे से लर्न करना आपके लिए यह उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।